Hey everyone, a very good morning to all of you and welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022। और आज जो है आज हम सोसाइटी से स्टार्ट करेंगे, है ना। लास्ट टाइम पॉलिटी हमने ख़त्म कर दिया था, तो आज हम सोसाइटी के करंट अफेयर्स को ख़त्म करेंगे और ज्योग्राफी के 2 आर्टिकल्स बच गए थे तो वो भी देख लेंगे, है ना। एंड आगे बढ़ने से पहले सी सैट का कोर्स लॉन्च हो रहा है फ्रॉम 1st of March, so do go to our website www.thelaymanway.com and register for the course. And if you are new to the channel, do not forget to like, share, subscribe. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट लिथियम, है ना। तो लिथियम क्या है? एक एलिमेंट है, ये तो सबको पता है, पीरियोडिक टेबल में हम सब पढ़ते हैं ना। सॉफ्ट है, सिल्वरी वाइट मेटल है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन में लाइटेस्ट मेटल है। आपने वो सुना होगा लिथियम आयन की जो है वो बैटरीज बनती हैं, है ना। लिथियम आयन बैटरीज पढ़ा होगा आपने। तो लाइटेस्ट सॉलिड मेटल है, जो अपने हमारी फ़ोन में बैटरीज होती हैं वो लिथियम आयन से ही बनी होती है ना। लिथियम आयन ही होते हैं उसमें। हाईली रिएक्टिव होता है, फ्लेमेबल होता है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी मोबाइल फ़ोन में ऐसे बोलते हैं कि चार्ज करते टाइम जो है वो बात नहीं करनी चाहिए फ़ोन पे। क्यों? क्योंकि करंट होता है, हीट जनरेट होती है, तो फ्लेमेबल होता है ये लिथियम, तो आग लगने का डर रहता है ना। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ना। तो लिथियम इज़ अ की एलिमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन सिरेमिक्स, ग्लास, टेलीकम्युनिकेशंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? सिरेमिक इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, टेलीकम्युनिकेशंस में और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट एक्रोस स्कीम। तो एक्रोस स्कीम क्या है? तो एक्रोस स्कीम का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज, है ना। तो क्या है ये? कुछ नहीं है, एक बेसिकली वेदर फोरकास्ट टाइप का होता है ना। तो ये क्या करेगा? ये बेसिकली वेदर, क्लाइमेट और ओशियन फोरकास्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। क्या क्या प्रोवाइड करेगा? वेदर, क्लाइमेट एंड ओशियन फोरकास्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, है ना। समझ में आ रहा है? फोरकास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ऑब्वियसली ये वाले जो चीज़ें हैं ये किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, है ना। मैंने आपको बताया था ये वेदर, क्लाइमेट, मीटरोलॉजी और ये सब जो है ओशियन वाला, ये सब किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर स्कीम है ना। इसके अंदर 8 सब स्कीम्स हैं। कौन कौन सी हैं? कमीशनिंग ऑफ पोलैरीमेट्रिक डॉपलर वेदर रेडार्स, है ना। अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम, वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क IMD, न्यूमेरिकल मॉडलिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मॉनसून मिशन 3, मॉनसून कन्वेक्शन, क्लाउड्स एंड क्लाइमेट चेंज एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं वो उसके अंदर काम करती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोलोमन आइलैंड्स के बारे में, है ना। तो इसकी हम लोकेशन देखेंगे कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा पास में देखेंगे कहाँ है सोलोमन आइलैंड्स। तो पहली बात ये एक सोवरेन कंट्री है ना। 6 मेजर आइलैंड्स के ऊपर पे ये बेसिकली स्प्रेड है और 900 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ओशियाना में, जिसके ऊपर ये स्प्रेड है ना। इसके ईस्ट में टू द ईस्ट ऑफ पापा न्यू गिनिया, बेसिकली ये पापा न्यू गिनिया के ईस्ट पर है। पहले इसकी लोकेशन देख ही लेते हैं, रुको। तो ये है बेसिकली दिस इज़ कहाँ गया यार, हाँ, दिस इज़ सोलोमन आइलैंड्स। तो ये छोटे छोटे जो आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं, है ना। दिस इज़ सोलोमन आइलैंड्स, दिस इज़ पापा न्यू गिनिया। तो पापा न्यू गिनिया के ईस्ट पर है ना। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको, है ना। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में आपको मिल जाएगा, है ना। और इक्वेटर के कहाँ पर है? इक्वेटर के साउथ में, जस्ट थोड़ा सा साउथ में इक्वेटर के, है ना। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है? फिलीपींस है ना। तो ये आप याद रखना, ये लोकेशन थोड़ा याद रखना, है ना। यहाँ पे इंडोनेशिया है ना। यहाँ पे तिमोर, ईस्ट तिमोर है ना। तो इंडोनेशिया के भी ईस्टर्न साइड पे है ना। समझ में आ गया? ये रहा। तो ये है अपना सोलोमन आइलैंड्स। द सोलोमन आइलैंड्स आर फेमस फॉर बैटल ग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ये फेमस है। पिवटल बैटल ऑफ ग्वादल कैनाल नेम्ड आफ्टर द कंट्रीज लार्जेस्ट आइलैंड वेयर द रेस्टिव कैपिटल होनलारा इज़ लोकेटेड। तो वहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपको बस लोकेशन देखनी है। सोलोमन आइलैंड्स की इतना सब बकवास लिखा हुआ है ना। ये सब कुछ नहीं पूछेगा। अगर एट मैक्स आ गया ज्योग्राफी में इसके ऊपर क्वेश्चन, तो किस पे आएगा कि लोकेशन कहाँ है सोलोमन आइलैंड्स की, है ना। बस वही है। अब ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अब देखो थोड़ा बहुत होता है ना कि यार लिख दो थोड़ा बहुत टेक्स्ट जो आप पढ़ सकते हो, रिलेट कर सकते हो, है ना। क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी ज़रूरी होती है। तो बस यही है कि वर्ल्ड वॉर 2 का बैटल ग्राउंड है, वहाँ की जो रेजिस्टिव कैपिटल है दैट इज़ होनलारा। तो ये सब आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं डेड सी। अगेन डेड सी के बारे में लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले।
डेड सी कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। ये एरिया बहुत फेमस है, स्पेशली ये वाला जो एरिया ना, इजिप्ट, जॉर्डन, ये इजराइल, सीरिया वाला, ये वाला जो रीजन है ये बहुत फेमस है, इसकी लोकेशन सब पता होनी चाहिए। तो देखो इजिप्ट, यहाँ ये वाली पहले ये देख लो ऊपर वाला है ना, ये इजिप्ट है ना, और यहाँ से स्टार्ट होता है ये इजराइल, ठीक है, ये इजराइल है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा, कहाँ गया यार ये, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो अभी देखो ये है इजराइल, ठीक है, ये इजराइल है अपना, ठीक है। अभी जो ये इजराइल है ना, यहाँ पे इसके वेस्टर्न साइड पे है गाज़ा, ये गाज़ा स्ट्रिप है जो कि मेडिटेरियन सी से लगती है, और मेडिटेरियन सी से लगता हुआ इजराइल भी है, ठीक है, समझ में आ गया ये। इधर इजिप्ट है, ठीक है, उसके बाद इजराइल के जस्ट ईस्ट में है जॉर्डन, ठीक है। और ये जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया रहता है वेस्ट बैंक, है ना। आपको पता होगा पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसी के ऊपर है, वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे है कैपिटल, दैट इज़ जेरूसलेम, है ना। ये जेरूसलेम के ऊपर भी जो रहता है डिस्प्यूट रहता है ना। तो ये है जेरूसलेम, है ना। उसके बाद ये पूरा जो एरिया है दैट इज़ वेस्ट बैंक, है ना, दिस इज़ वेस्ट बैंक। और फिर वेस्ट बैंक से जुड़ा हुआ ही है डेड सी, ठीक है, ये रहा डेड सी, ठीक है। इधर है जॉर्डन, और यहीं पे इधर से फ्लो करती है जॉर्डन रिवर, है ना, यहीं से ही फ्लो करती है जॉर्डन रिवर, ठीक है। तो ये जॉर्डन है, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, इजराइल, मतलब तीन चीज़ें डेड सी से टच कर रही हैं। कौन सी? वेस्ट बैंक है, इजराइल है और जॉर्डन है ना। इसके आप ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा गोलन हाइट्स, है ना, यहाँ पे सीरिया है, ये सीरिया है, ये ध्यान रखना, दिस इज सीरिया, ये गोलन हाइट्स है। और ये जो है ना, ये छोटा सा जो यहाँ पे वाटर बॉडी दिख रहा है, दिस इज सी ऑफ गैलीली, क्या है ये? सी ऑफ गैलीली, ठीक है, गैलीली। तो ये भी याद रखना, दिस इज सी ऑफ गैलीली, ये गोलन हाइट्स है। तो सी ऑफ गैलीली पूछे किसके किसके बीच में है, तो गोलन हाइट्स और इसराइल के बीच में, है ना, ध्यान रखना ये। उसके बाद और तो कुछ भी नहीं है ना, और तो कुछ भी नहीं है। तो वेस्ट बैंक को अगर मैं बोलूँ कि सराउंड करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो क्या बोलोगे? इसराइल है और जॉर्डन है, बस यही दोनों है ना, क्योंकि सीरिया तो ऊपर चला गया है ना, सीरिया ऊपर चला गया। यहाँ पे लेबनन है, ये जो ऊपर देख रहे हो ना, यहाँ पे दिस इज लेबनन, ठीक है। तो ये है इसका मैप, है ना। तो डेड सी जो है वो सॉल्टी, आपको पता होगा सॉल्टी लेक है, जस्ट अ मिनट। तो डेड सी जो है वो एक लैंडलॉक्ड सॉल्ट लेक है ना। इसकी जो सॉल्ट की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप वहाँ पे जनरली जो बिगनर्स होते हैं ना स्विमिंग के लिए, वो वहीं पे जाके स्विमिंग सीखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डेंसिटी होती है कि आप लाइट होते हो तो आप ऊपर फ्लोट करते हो, है ना। तो ये सब आप देख लेना। 4 सॉल्टेज वाटर बॉडी में से एक है ये, है ना। डीपेस्ट हाइपर सेलाइन लेक है, डीपेस्ट हाइपर सेलाइन लेक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट फ्लरिश। बेसिकली कुछ भी नहीं है, सॉल्टी वाटर रहता है तो जो प्लांट्स और लाइफ है, एनिमल लाइफ, वो यहाँ पे फ्लरिश नहीं कर पाती है, ठीक है, बस यही है। उसके बाद इंग्लिश चैनल की बात करते हैं। तो इंग्लिश चैनल कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश चैनल यहाँ पर है, ये देखो कहाँ पर है, यूके और फ्रांस, मतलब बेसिकली इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो जो यूके है, यूके में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है एंड इंग्लैंड आता है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, यूके मतलब इंग्लैंड नहीं होता है ना। तो इंग्लैंड यूके का पार्ट है। ये 5 कंट्रीज इसमें आती हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, है ना। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है इंग्लिश चैनल, ठीक है, तो याद रखना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल, और ये किसको कनेक्ट करता है? नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन को, ठीक है, समझ में आ गया। और वो जो हमने ये देखा ना, ये जो बीच में है, ये दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ डोवर, है ना, ये याद रखना, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ डोवर। जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये छोटी सी जो स्ट्रेट है, जो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को सेपरेट करती है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ डोवर, है ना, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ ब्रिटेन विद नॉर्दर्न फ्रांस एंड जॉइंस द नॉर्थ सी टू द अटलांटिक ओशन। देख लिया हमने, 350 माइल्स लॉन्ग है, एट द नैरोएस्ट पॉइंट वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर मैंने कि आपको लोकेशन बता दी है ना। बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है दुनिया का, ठीक है। उसके बाद अब सोसाइटी के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अबाउट इंडिया फार्माकोपिया कमीशन। तो क्या है ये? एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, है ना। ये जो बॉडी है ये स्टैंडर्ड सेट करती है किसके लिए? ड्रग्स के लिए, है ना। तो जो मेडिसिन होती हैं वो उनके लिए, फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स रिक्वायर्ड फ्रॉम हेल्थ केयर परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो जो भी हेल्थ केयर में ड्रग्स यूज़ होती हैं उसके लिए ये क्या करता है? उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। इट फर्दर प्रमोट्स रैशनल यूज़ ऑफ जेनरिक मेडिसिन, है ना। जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो उनका रैशनल यूज़ प्रिवेंट करता है। क्या होती है जेनरिक मेडिसिन वैसे बताओगे? जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं?
ऐसी मेडिसिन होती हैं बहुत चीपली अवेलेबल होती हैं, बट जो उसमें फार्मूला होता है ना, जैसे जैसे अब कोई ब्रांडेड होती हैं मेडिसिन है ना, जैसे सिप्ला वगैरह की मेडिसिन आती हैं है ना, तो वो उनका पेटेंट रहता है उस पर कभी है ना, जब ये पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, मान लो 20 ईयर्स बाद ये फॉर्मुलेशन का पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को बोलती है कि अब आप लोकल इंडस्ट्रीज़ को बोलती है आप बनाइए है ना, चीप चीप प्राइस में इसको बनाइए ताकि ये सेम इफेक्ट हो इसका है ना, बट बस ये अनब्रांडेड रहती है ना। जेनरिक मेडिसिन वैसी होती हैं जो अनब्रांडेड रहती हैं, बाकी जो इसमें कंटेंट होता है वो सेम होता है, जो आपको सिप्ला या किसी और दवाई में मिलेगा, कंटेंट सेम होता है, इफेक्ट भी सेम ही होता है ना, तो ये ध्यान रखना। तो दीज आर कॉल्ड जेनरिक मेडिसिन। तो ये जो है इंडिया फार्माकोपिया कमीशन इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि 6th इसका एडिशन आया है, किस रिपोर्ट का, 6th एडिशन इसने रिलीज़ किया है, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का है ना, तो ये पब्लिश करता है ये चीज़ नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया है ना, तो इसका 6th एडिशन इसने बेसिकली रिलीज़ किया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं भाषा संगम इनिशिएटिव के बारे में। तो क्या है भाषा मतलब लैंग्वेज, संगम मतलब साथ में लाना, इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स, तो भाषा संगम इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स क्या है, किसका होगा, पहले बात तो स्कूल्स के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व हो गया ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसमें इन्वॉल्व है ना, तो इसमें क्या करेंगे, भाषा लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव है, तो इसमें हम बेसिक सेंटेंसेज जो एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं है ना, जो बेसिक सेंटेंसेज हैं 22 इंडियन लैंग्वेजेस में से है ना, उसको हम पढ़ाएंगे रोज़ का रोज़। डेवलप किसने किया है, NCERT ने किया है ना। आइडिया ये है कि भाई जो बेसिक कन्वर्जेशन स्किल्स हैं इंडियन लैंग्वेज में वो आने चाहिए आपको, मदर टंग में भी आने चाहिए, ठीक है। मदर टंग में तो जनरली लोगों को आते ही हैं है ना, बाकी लैंग्वेजेस में भी जो बेसिक सेंटेंसेज हैं वो आने चाहिए है ना। उसके बाद क्या बोल रही है, द आइडिया इज दैट द पीपल शुड एक्वायर बेसिक कन्वर्जेशन स्किल्स इन एन इंडियन लैंग्वेज अदर दैन मदर टंग अवेलेबल ऑन दीक्षा ई पाठशाला एंड थ्रू 22 बुकलेट्स है ना, तो इसके थ्रू इनको बुकलेट्स दी जाएंगी है ना, ई लेक्चर्स दिए जाएंगे जिसके थ्रू वो पढ़ सकते हैं है ना। ये है भाषा संगम इनिशिएटिव। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। इसको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था इन 1986 है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं होमोसेप के बारे में। तो होमोसेप क्या है, होमोजनाइजर ऑफ सेप्टिक टैंक्स। तो सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं ना, मतलब जो जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है तो उसमें क्या नालियाँ, सेप्टिक टैंक में जो गंदे गंदे वाटर्स होते हैं उसको साफ़ करने वाले ऐसे टैंक्स होते हैं ना, मैन होल टाइप के, जहाँ पे एकदम नालियाँ बह रही होती हैं और फिर उसको जनरली क्या होता है, हम मैनुअल स्कैवेंजर्स जाके उसको साफ़ करते हैं ना, तो इसको हटाने के लिए ताकि लोग ना घुसें सेप्टिक टैंक्स में, ये बनाया गया है। होमोसेप रोबोट है बेसिकली एक है ना, ऐसे रोबोट पहले भी एक बार केरला में आ चुका है ना, तो इस टाइप का जो है ये रोबोट है जो खुद ही साफ़ कर देगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेरियस कुछ इनिशिएटिव्स हैं है ना। तो बेसिकली ये ध्यान रखो कि होमोसेप जो है ये क्या है, सेप मतलब सेप्टिक टैंक है ना, तो सेप्टिक टैंक को साफ़ करने के लिए ताकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हम हटा पाएँ है ना। बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं इस चीज़ के लिए, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020। इट प्रपोजेज टू कम्प्लीटली मैकेनाइज सीवियर क्लीनिंग है ना, सीवर क्लीनिंग, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, हम रोबोट से करवा लेंगे है ना। इंट्रोड्यूस वेज फॉर ऑन साइट प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड कंपनसेशन टू मैनुअल स्कैवेंजर्स इन केस ऑफ सीवर डेथ्स। तो बहुत बहुत स्कैवेंजर्स की इतनी गंदी कंडीशन होती है सीवर्स के अंदर कि उनकी उनकी डेथ भी हो जाती है ना, तो उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करने की बात की गई है इसमें है ना। बट हमारा मकसद ये है कि हम सारे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है इनमें उसको हम हटा दें और उनकी जगह रोबोट्स करें ये काम है ना, तो वो हमारा मकसद है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्माइल स्कीम के बारे में बात करते हैं है ना। तो स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है ना। तो फुल फॉर्म आप याद रखना क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स है ना, आगे ऑफ लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है ना। सपोर्ट फॉर मार्जिनल एंड सपोर्ट फॉर मार्जिनल एंड सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स ऑफ लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है ना, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। फोकस क्या है भाई कि हम रिहैबिलिटेशन करेंगे किसका हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, किनको, मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स को। मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स के बारे में बात हो रही है ना, तो जैसे ट्रांसजेंडर्स हो गए है ना, तो उनके लिए ये स्कीम है ना। तो क्या है ये, एक नई स्कीम है
आफ्टर द मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स फॉर बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स। तो ये लोग मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं ना, मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स होते हैं। तो अब सारे मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स के लिए पहले क्या बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग स्कीम थी, अब सारों को मर्ज करके जितने भी मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स हैं उनके सबके लिए एक स्माइल स्कीम है ना, जिसमें हम उनके लाइवलीहुड को इन्हेंस करेंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, है ना, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब का काम है किसका, स्माइल स्कीम का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात करते हैं, ठीक है। किसने रिलीज़ की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव लार्ज स्केल सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या है ये, सर्वे है एक स्टूडेंट्स का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रही है। हम इसमें फीडबैक लेंगे स्टूडेंट से कि भाई उनकी लर्निंग कैसी है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल्स पे, मतलब इन तीनों लेवल्स पे हम बेसिकली स्टूडेंट्स के फीडबैक लेंगे। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड फीडबैक ऑन स्टूडेंट लर्निंग लेवल्स एट district, state and national levels. These inputs are used for policy planning and designing pedagogical interventions to improve quality and ensure equity in learning. Survey covered students of class 3rd, 5th, 8th, 10th standard. तो इन क्लासेस के जो बच्चे हैं बेसिकली 3rd, 5th, 8th और 10th स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं उनकी हम बेसिकली उनको उनकी टीचिंग को हम उनको जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हमको इम्प्रूव करना है। तो हम क्या फीडबैक लेंगे ताकि हम वो इनकॉर्पोरेट कर सकें अपनी टीचिंग स्टाइल में, ताकि हम अच्छे से मतलब उनको एजुकेशन डिलीवर कर सकें, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन डिलीवर कर सकें, है ना। तो ये है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि भाई रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने डेवलप किया है कंपाउंड 6-BIO जो इसके जो इस डिसऑर्डर को क्योर करने में यूज़ हो सकता है ना। ये क्या है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का टाइप है। उसमें क्या होता है कि जो मतलब आप जैसे सोशल इंटरेक्शन करते हो, है ना, वो आप नहीं कर पाते हो, है ना, आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो वो आपके ब्रेन डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है बेसिकली ये और डिसऑर्डर, है ना। इसको बोलते हैं हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना। इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। दैट इम्पैक्ट्स हाउ अ पर्सन परसीव्स एंड सोशलाइजेज विद अदर्स। आप कैसे सोशलाइज कर रहे हो उसको इम्पैक्ट करता है ये, कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो जो भी आप इंटरेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, उसमें बेसिकली ये प्रॉब्लम देता है ना। आगे बढ़ते हैं, नेशनल स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स की बात करते हैं। तो इसको किसने लॉन्च किया है, अभी देखो ऐसी जितनी भी स्कीम्स होती है ना, वुमेन चाइल्ड, वो तो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट करता है। देखो जहाँ वुमेन और चाइल्ड आ गया वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करता है ना। जहाँ पे ये मार्जिनलाइज सेक्शन आ गए, मतलब जैसे सीनियर सिटीजन्स आ गए, है ना, और आपके ये ट्रांसजेंडर्स आ गए, है ना, और ऐसे ही लोग आ गए, मतलब जितने और हैं, है ना। तो उसके लिए कौन, बेगर्स हो गए, है ना, बेगर्स हो गए, तो उनके लिए कौन सी मिनिस्ट्री इंश्योर करती है उनका जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनको एम्पावर करने के लिए मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया गया कहाँ पे, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो ये है पार्ट किसका, स्माइल स्कीम का। इसमें हम वही रिहेबिलिटेट करेंगे बेगर्स को, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको डेवलपमेंट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको जॉब्स लगवाएंगे, इस टाइप से, ठीक है। ये बहुत नेसेसरी भी है, पता है, बहुत नेसेसरी भी है। भीख मांगने से अच्छा है आप काम करो कुछ, है ना, ताकि देश की इकॉनमी को भी बेनिफिट हो, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि किसने रिलीज़ करी है, नीति आयोग ने, है ना। तो आपको याद रखना है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने रिलीज़ करी है, नीति आयोग ने। ये टारगेट 1.2 ऑफ SDG जो है, जो ये बात करता है कि हमको पॉवर्टी को हटाना है बाय 2030, है ना। तो इसका पूरा एक्सटेंसिव टारगेट ये क्या है, नीचे लिखा हुआ है, बाय 2030 रिड्यूस एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस लिविंग इन पॉवर्टी एंड इन ऑल इट्स डायमेंशन, ठीक है। तो जितने भी अभी पॉवर्टी में लोग रह रहे हैं उसका हमको आधा करना है बाय 2030, है ना। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 3 वेटेड डायमेंशन, 3 चीज़ों पे ये रैंक करता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जिनके अंदर टोटल मिला के 12 इंडिकेटर्स हैं, है ना। तो बिहार जो है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी के अंदर रह रही है, और केरला है जिसमें लोएस्ट पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे, पॉवर्टी लेवल्स के नीचे रह रही है ना। तो केरला सबसे डेवलप्ड आप मान सकते हो इस चीज़ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, है ना, और बिहार सबसे नीचे है ना। तो ये थे सोसाइटी के करंट अफेयर्स। अगले लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। MCQ का लेक्चर आ जाएगा। फॉर मोर सच कोर्सेज प्लीज लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। लीव अस अ रिव्यू, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लोर आवर यूट्यूब। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं। और शॉर्ट्स आ गया है, आई गेस आपने देख लिया होगा, आज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात हुई है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक हार्ड वर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।